explain functioning या mechanism of restriction function of restriction enzyme. सर आपने एक्सप्लेन के बाद क्या लिखा है? Explain mechanism of functioning of restriction enzyme. Restriction enzyme कैसे काम करता है उसका सर हाँ बोलो। उसमें ये स्टिकी एंड वाला डायग्राम भी बनेगा इसमें? हाँ डायग्राम तो इसका हमने पहले ही बना लिया था स्टिकी एंड वाला, जो लास्ट क्लास में डायग्राम बनाया था वो इसकी क्वेश्चन का है। पर इसके अंदर क्या थ्योरी लिखोगे वो चीज पॉइंट्स हम लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है सबसे पहले इट फाइंड्स अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। पहला पॉइंट है इट फाइंड्स कीवर्ड्स। याद करेंगे पहले, जब कीवर्ड याद हो जाएंगे तो क्वेश्चन बुक की लैंग्वेज में अपने आप बनने लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहला कीवर्ड क्या है? इट फाइंड्स स्पेसिफिक, जो सिर्फ इसका हो, स्पेसिफिक रिकॉग्निशन, जिसको ये रिकॉग्नाइज करता है। सर बुक में वो रिकॉग्निशन के लिए पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हाँ अभी इसके आगे लिखूंगा, वो बुक में पैलिंड्रोमिक उससे पहले ये लिख रहा है। जो मैं लिखवा रहा हूँ बिल्कुल बुक की लैंग्वेज में लिखवा रहा हूँ, थोड़ा सा विश्वास करें। ठीक है, इट फाइंड्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, एंड वेयर इट फाइंड्स इसका आंसर खुद लिखने की कोशिश करो बुक की लैंग्वेज में, पेज नंबर 196। हेलो where it binds to DNA and cut each of its two strands ठीक है, बस यहीं पे लिख सकते। अच्छा इसके आगे this sequence is second this sequence is a palindromic recognition sequence. Palindromic recognition sequence. And what is the palindrome? अगर उसके बारे में आएगा वो तो तुम बोल दोगे it reads the same। अच्छा बायो में पैलिंड्रोम को कैसे डिफाइन करते हैं? पैलिंड्रोम क्या होता है? रीड्स द सेम फ्रॉम बोथ एंड्स। ये नहीं, बायो में ये नहीं होता। बायो में होता है it reads the same when the polarity is read from 5' to 3'। तो पैलिंड्रोम इंग्लिश का अलग होता है और बायो का अलग होता है। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस इन बायोलॉजी क्या है? इसको तुम लिखोगे this sequence reads the same on two strands। क्या बस इतना काफी है? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मिसिंग है। polarity when orientation of reading is kept the same, ये पॉइंट ज्यादा जरूरी है। when orientation of reading is kept the same। मतलब जब तुम 5 to 3 पढ़ रहे हो तो दोनों एंड से सेम पढ़ना चाहिए। ऐसा सीक्वेंस है पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोम इंग्लिश में होता है रीड द सेम फ्रॉम फ्रंट एंड बैक, है ना? बट इन बायो इसका मतलब ये। अब इसके बाद एक्शन ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जनरेट्स स्टिकी एंड्स। ये दो पॉइंट लिख लिए थे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? एक्शन ऑफ अच्छा नहीं, एक पॉइंट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। क्वेश्चन ये बन सकता है व्हाई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। नेक्स्ट पॉइंट है इट कट्स
a little away from the center. Why? अगर वो नहीं करता तो सेंटर से कट करता तो क्या होता? हाँ हाँ, it cuts a little away from the center. अच्छा, क्वेश्चन आ जाए कि अगर वो रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंस लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर नहीं, बिल्कुल सेंटर से कट करे तो क्या होगा? क्या होगा? तो हमारा रिकॉम्बिनेशन सीक्वेंस था G डबल A डबल D C, C डबल D डबल A G, ठीक है। अच्छा, ये एक सीक्वेंस था, ये सीक्वेंस कहां से कट करता है मुझे बताओ? G और A के, या G के बाद? G के बाद। तो G के बाद यहां से और यहां से G के बाद, एक ये सीक्वेंस बनता है ये। तो बिकॉज इट कट्स अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर, दोनों साइड्स पर ये कुछ ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस छोड़ देता है। मतलब जब ये अलग होगा तो ये कुछ ऐसा बना देगा, इसमें G C T T A, अगर वो सेंटर से कट करता, बिल्कुल सेंटर से, तो दोनों साइड पे सेंटर से कट करता, क्या कुछ बाहर निकले हुए पार्ट्स बनते? नहीं, तो स्टिकी एंड्स नहीं बनते, और स्टिकी एंड नहीं बनते तो वो जॉइंट भी नहीं होते। तो इट कट्स अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर। दिमाग में इसका क्वेश्चन बनाओ, व्हाई, इसका आंसर ऊपर लिख लो, क्योंकि इस आंसर के बीच में आ रहे हो। तो बिकॉज इन if it cuts from the center, sticky ends will not be produced. ये क्वेश्चन समझ आया सबको? yes or no? Yes, sir. अच्छा, अरे स्टिकी एंड्स पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का फंक्शनिंग खत्म होगी। यस, क्योंकि जोड़ना तो लाइगेज का काम है, जोड़ना किसका काम था? तो स्टिकी एंड, अगर हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करेंगे तो हम बस इसमें एंड में ये बोलेंगे लिटिल अवे फ्रॉम सेंटर जनरेटिंग स्टिकी एंड्स which can be later joined by the action of which can be joined later with the action of DNA ligands. Which can be joined later with the action of DNA ligase. Is this clear everyone? Yes or no? Yes, sir. ठीक है, डायग्राम इसमें जरूरी होगा, और डायग्राम्स वेयर नेसेसरी होता है। मतलब बायो के हर एक क्वेश्चन में डायग्राम बनना होता है, जहां पे बन सकते। सर ये डीएनए लाइगेज वाला पॉइंट इसमें पर इसमें एंड कर देंगे कि यहां तक इसका काम हो जाएगा, आगे जो स्टिकी एंड है वो डीएनए लाइगेज से जुड़ते हैं। हाँ, ये इसका पॉइंट बायोकेमिकल, ठीक है। अच्छा सर, स्टिकी एंड्स पे कुछ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काम नहीं था? हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का काम है। सर एक बार वो बता दो सर, मैं कुछ बता। हेलो, बोलो क्या होगा? चिकन साइड करा लो। हाँ, करा लो। अभी तो कल तो तुम क्या लेते थे ना, फिर उसके बाद सर से बात करके फिर ऑलराइट नेक्स्ट। अच्छा, वो कह रहा है कि इसमें स्टिकी एंड्स में क्या रिलेशन होता है? स्टिकी एंड्स क्यों जुड़ते, क्यों है स्टिकी एंड्स? स्टिकी एंड्स जुड़ते क्यों है? कंपैटिबल या कॉम्प्लीमेंट्री? ठीक है, तो स्टिकी एंड्स हैव ओवरहैंगिंग स्ट्रेचेस व्हिच आर कॉम्प्लीमेंट्री टू द अदर स्टिकी एंड। टी का कॉम्प्लीमेंट्री ए और डी में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं? 2, जी और सी में 3। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से ही जुड़ते हैं, बट हाइड्रोजन बॉन्ड खुद नहीं बन जाते, उनको बनाने के लिए डीएनए लाइगेज की हेल्प चाहिए होती है। भावे क्लियर? यस सर, क्लियर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक्सप्लेन
The mechanism of gel electrophoresis. Question number 10 is gel electrophoresis. इसका डायग्राम बनाना होगा gel electrophoresis का। बनाना तो वैसे भी बनाने की शुरुआत करें। पहले ये रेक्टेंगल रख दो, रेक्टेंगल की एक साइड बना दो, उस पर जल्दी से बनाना शुरू करें। यहाँ पे 1 2 3 4 लिखते हैं, बेल्स बना दें और फिर अच्छा किस साइड पे मोटे मार्क्स किस साइड पे होंगे? 1 2 3 4 वाली साइड पे बड़े बड़े मार्क्स, और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो वो मार्क्स पतले होते जाएंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा जो बड़े डीएनए के फ्रैगमेंट्स है वो इस टाइप में होंगे, और जैसे हम दूर जाते जाएंगे वो फ्रैगमेंट्स पतले होते जाएंगे, छोटे होते जाएंगे। लेबलिंग करेंगे कि ये हमारा वेल्स है और डीएनए बैंड्स है हमारे पास, और डीएनए बैंड्स लार्जेस्ट इधर है और स्मॉलेस्ट है। सर इसमें डीएनएक्लेस वो क्या था? एगरोज स्टेन अभी नहीं, इथेरियम ब्रोमाइड अभी सारा करा हुआ। ओके क्या करेगा? एगरोज अभी करेंगे, पहले डायग्राम और तो इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या मैकेनिज्म है? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे लिखता था? ठीक है, मतलब मैं तुम्हारे टाइम पे तो सेम ही, ठीक है, तो उस टाइम पर मैं तो हर एक मैकेनिज्म को पहले एक प्रिंसिपल ढूंढता था और फिर उसकी वर्किंग ढूंढता था। तो पहले मैं एक पैराग्राफ बनाता था प्रिंसिपल का, इसका प्रिंसिपल लिखा हुआ है साफ साफ, देखेंगे इसका यहाँ पे लिखा है, हाँ, डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी separated by forcing them to move towards anode under applied electrical field। ठीक है, और फिर तुम्हें वर्किंग है इसका वो भी एक्सप्लेन कर देता कि वो कैसे करते हैं। तो पहला पॉइंट हमेशा ये रहेगा कि हम इस प्रिंसिपल क्या है इसका, हम डीएनए फ्रैगमेंट को मूव कराएंगे अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक साइड पर यहाँ पे एनोड होती है, मतलब ये डायग्राम में बनाया तो नहीं है, एनोड होती है, तो जो एनोड होती है वो नेगेटिव होती है, पॉजिटिव होती है, और डीएनए फ्रैगमेंट्स नेगेटिव होते हैं।
तो इसकी वर्किंग क्या है? सबसे पहले हम इसमें क्या यूज करते हैं? एगरोस जेल। तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है? एक और चीज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंडर थ्रू अ मैट्रिक्स और मीडियम, थ्रू अ मैट्रिक्स और मीडियम, ये भी ऐड करते हैं। अच्छा, which matrix is used in gel electrophoresis? Agarose gel. So Agarose gel is used as a matrix. ये लिख रहे थे सारे, अदिति, खुशी, सिमरन, मेला तो नहीं है यहाँ पे? भाविक, अश्विन। यस सर, लिखो। Agarose gel is used। मैट्रिक्स का मतलब बताओ। तो मैट्रिक्स क्या करता है? इसके अंदर ये सेमी सॉलिड होता है, मैट्रिक्स इज सेमी सॉलिड, और क्योंकि सेमी सॉलिड होता है तो कहीं पे सॉलिड होता है, कहीं पे लिक्विड होता है, कहीं पे सॉलिड, कहीं पे लिक्विड, लाइक दिस। तो यहाँ पे बीच में पोर्स बन जाते हैं, इसे बोलते हैं सीविंग इफेक्ट। इसे क्या बोलते हैं? सीविंग इफेक्ट। तो यहाँ पर कहीं पे वो सॉलिड होगा, कहीं पे वो लिक्विड होगा, सॉलिड और लिक्विड और सॉलिड, तो बीच में कहीं जगह पे पोर्स बन जाएंगे। तो जो डीएनए का पार्टिकल है इस मैट्रिक्स के थ्रू निकलने की कोशिश करता है, और जैसे छन्नी में से पोर्स में हमारा सब्सटेंस निकलता है तो छन्नी को सीव बोलते हैं। तो ये यहाँ पे भी वो सीव ही बन गई है, बस वो सीव ऐसे है, ऐसे नहीं है सीव। तो ऐसे चलाने के लिए हमें एक इलेक्ट्रिकल हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होती है, जो कि हमें एनोड प्रोवाइड कर रही है। अब जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो जल्दी जल्दी सीव में से निकल जाएंगे, तो छोटे पार्टिकल तो जल्दी जल्दी निकल जाएंगे, स्पीड में निकलेंगे, सेमी सॉलिड मैट्रिक्स में से अपना रास्ता बनाते हुए निकलेंगे, और जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं वो सीव में आगे की तरफ आकर इकट्ठा हो जाएंगे। तो और जैसे इसको ऑन किया तो चलना शुरू हुए, बंद किया, फिर जैसे बंद किया तो जो बड़े पार्टिकल है वो पीछे रह गए और जो छोटे पार्टिकल है वो आगे आ गए। फिर इस रीजन को हम क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। कि मुझे पता है कि मेरा जो इंसुलिन का प्रोटीन है वो इस रीजन में पाया जाता है, तो मैं इसको कट कर दूंगा, एगरोस यहाँ से निकाल दूंगा, और बाकी सबको हटाकर इसी पार्टिकल में से इसके एगरोस को डिसॉल्व करके, एल्यूट करके इसमें से अपना डीएनए फ्रैगमेंट्स को रिकवर कर दूंगा। तो ये सेपरेशन की टेक्निक है। किसकी टेक्निक है? सेपरेशन की, डीएनए फ्रैगमेंट्स की। अच्छा, तो इसकी जो प्रोसेस है उसके अंदर क्या लिखेंगे? Agarose is used as a matrix. Second point क्या लिखोगे? DNA fragments resolve. DNA fragments पॉइंट के फॉर्म में आंसर चाहिए सारे, और पॉइंट में साफ साफ दिखना चाहिए, अंडरलाइन करना है जो कीवर्ड्स है, कि टीचर को बस कीवर्ड दिखे और वो तुम्हारे आंसर को ऐसे चेक कर। कुछ तुमने मिस किया है तो वो उस पर ध्यान ही ना दो। DNA fragments resolves, resolve माने separate according to their size through sieving effect provided by agarose gel, through sieving effect provided by agarose gel। एगरोस जेल से जो सीविंग इफेक्ट आता है उससे सेपरेट हो जाता है। अच्छा, अब अगर हम मान लेंगे तो वर्किंग हो गई, इसके बाद है विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन किससे करी जाती है? हम इन पार्टिकल्स को आंखों से कैसे देखेंगे?
वो वाला अच्छा चलो आप बना दो कोई बात नहीं। 15 दिन पहले Alright. Linear fragment resolved according to the size to preceding effect. हाँ, they can be visualized by. हम इन particles को देखेंगे कैसे? With us color देने के लिए हमारे पास एक coloring agent है जिसे हम बोलते हैं इथिलीनियम ब्रोमाइड. इथिलीनियम ब्रोमाइड पहले इसके ऊपर डालते हैं. इथिलीनियम ब्रोमाइड डालने से ये नहीं दिखता. फिर हम यूवी लाइट ऑन करते हैं तो इथिलीनियम ब्रोमाइड प्लस यूवी लाइट फिर डालते हैं. पहले इथिलीनियम ब्रोमाइड डालते हैं फिर उसमें यूवी लाइट चलाते हैं तो वो कैसे कलर के दिखते हैं? ऑरेंज कलर्ड बैंड दिखाई देते हैं. ठीक है तो आपकी वॉइस नहीं आ रही. हाँ वो आई धीरे धीरे शोर हो रहा है. इथीरियम है कि इथीडियम है? जब तक के लिए मैं डेट शीट बना देता हूँ. ठीक है ये आगे का तुम्हारे एग्जाम कैसे ले रहा हूँ टेस्ट अब. ठीक है एक डेट शीट सेट करते. चलो अभी आवाज बंद हो गई इससे नोट करो. इथिलीनियम ब्रोमाइड और यूवी लाइट की प्रेजेंस में ये दिखाई देगा. और कौन से कलर के दिखाई देते हैं? ब्राइट येट ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड्स. कौन से कलर के दिखाई देते हैं? ब्राइट ऑरेंज कलर्ड. हाँ बोले. ये इथिलीनियम ब्रोमाइड में क्या होगा? दोबारा रिपीट करना. इथिलीनियम ब्रोमाइड से वो कलर ले लेते हैं पर वो फिर भी दिखाई नहीं देते. वो यूवी लाइट में ये कलर दिखाई देता है ब्राइट ऑरेंज कलर. किसका? इथिलीनियम ब्रोमाइड का जो ये डीएनए के पार्टिकल ले ले. ठीक है इट इज देन फॉलोड बाय. तो थर्ड स्टेप क्या था? विजुअलाइजेशन. थर्ड स्टेप क्या था? विजुअलाइजेशन. विजुअलाइजेशन में कौन सा यूज हुआ ये हमने लिख लिया. और फोर्थ पॉइंट है इल्यूशन. फोर्थ पॉइंट क्या है? इल्यूशन. इल्यूशन माने हम जो काम का है वो रखेंगे बाकी सबको डिसॉल्व कर देंगे. और उसके बाद प्यूरिफिकेशन भी है. फिर पार्टिकल्स को प्यूरिफाई भी कर सकते हैं. हाँ बोलो. राइट ऑरेंज कलर दिखाई दे बैंड्स. तो प्रिंसिपल और ये अभी हमने दो क्वेश्चन के आंसर लिखे हैं राइट. इन दोनों क्वेश्चन को ऐसी बुक की लैंग्वेज में याद कर लेते. 2 मिनट में सुनता हूं मैं. और जो पिछली क्लास में किए थे वो भी. ठीक है तो अभी तक जितने क्वेश्चन कराए हैं वो सारे याद कर लो बुक की लैंग्वेज में. उनका आंसर मैं सुनता हूं तभी वो याद सर हमने होंगे. 3 नहीं कर लिए सर. बोलो क्या करना है. सर हमने 3 क्वेश्चंस नहीं कर लिए. आपने बीच में भी एक करवाया था ना? पिछले अच्छा 3 आज कर लिए तो नहीं. हाँ 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 3 कर लिए. वो भी करा था बीच में हमने क्वेश्चन 11 क्वेश्चन. जल्दी से करें. सर इसके आगे नहीं करा रहे आज क्वेश्चन का. इसके आगे कराऊंगा अभी पहले ही सुनने के बाद. अच्छा क्या है IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी कंसीडर्ड बायोगेट. यस बिकॉज़ इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ. अच्छा हाँ बोलो क्या पूछा. देयर ऑफ मतलब उसमें डेफिनेशन में डाली गई है एग्जैक्ट डेफिनेशन है. देयर ऑफ मतलब उनके इस सेल्स ऑफ देयर उनका बोलो cells parts of their cells thereof कोई. अच्छा उसके बाद क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ बाद नहीं किसी स्प्रेयर से पहले पूछते चलो. अच्छा व्हाट इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कुछ स्प्रेयर में? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस जो वायरस को होता है. हाँ it reads the same when the orientation is kept the same. It reads the same from the both strands when the orientation is kept the same. Right? ये याद रखिए पूरी डेफिनेशन.
अच्छा ठीक है, कौन बताएगा? भाविक। यस सर। हाउ कैन डीएनए फ्रैगमेंट बी विजुअलाइज्ड? कैसे रिकॉर्डर बताना? हाउ कैन डीएनए फ्रैगमेंट बी विजुअलाइज्ड? by putting UV light on बाय यूजिंग UV light एथिडीनियम bromide day. followed by And it gives a bright irradiation of the orange UV radiation. It appears Bright bright yellow orange. Bright orange bands, है ना? हाँ, bright orange. ठीक है. Two principles of biotechnology. Yes, principles of biotechnology. Genetic engineering and bioprocess engineering. एक जेनेटिक इंजीनियरिंग, एक बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग. अच्छा तो एब्सेंट ना स्तुति, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग की डेफिनेशन वेरी गुड. ठीक है. बायोकेमिकल मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एम्बियंस, बायोकेमिकल engineering process to enable the growth of microorganisms. याद है? In chemical. अच्छा कनिष्का, चलो points of gel electrophoresis, mechanism of gel electrophoresis. First point क्या है समृद्धि? एग्रो नहीं, पहले प्रिंसिपल बताएंगे. प्रिंसिपल क्या है? डीएनए फ्रैगमेंट्स कैन बी by forcing them under the applied electrical field in a matrix, है ना? मैकेनिज्म का फर्स्ट पॉइंट इसने बोल दिया समृद्धि ने. अगेरोस जेल इज यूज्ड एज अ मैट्रिक्स. सेकंड पॉइंट अपूर्व. भाविक सेकंड पॉइंट. सिमरन सर किस चीज का सेकंड पॉइंट सर एक बार रिपीट करना? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का सेकंड पॉइंट. अच्छा सिमरन तुम बताओ. तो देख लोगे, वैसे बता दो. This size. ठीक है. In through the sealing effect of the agarose gel. Achieve third point. सर हमें वो मेंशन नहीं करना कि डीएनए चार्ज से होता है, नेगेटिव चार्ज होता है? हाँ, नेगेटिव चार्ज को बताना था. नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज एनोड होती है. ये लिखा नहीं हमने? लिख लो. नहीं शायद. हाँ ये लिख लो. Negatively charged anode is positively charged and DNA fragments are negatively charged. कहीं पे भी डाल दो इसको, कहीं पॉइंट पुट करो. फर्स्ट पॉइंट पे डाल दो या फिर प्रिंसिपल में डाल दो. अच्छा, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था? हर्बर्ट बॉयर और स्टैनली कॉइन एंड हर्बर्ट बॉयर. एंड in this, an antibiotic resistant gene was taken from salmonella typhi and was introduced into using a vector which was plasmid जैसा vector. ठीक है. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया अभी? क्वेश्चन नंबर 12. What is the cloning vector? What is the cloning vector? Cloning vector क्या होता है? देखिए डेफिनेशन. क्लोनिंग वेक्टर्स आर have the ability to replicate within a host cell. Cloning vectors have the ability to replicate within the host cell independent of the control of chromosomal DNA. Have the ability to replicate within the host cell without the control of chromosomal DNA. Without the control of chromosomal DNA. Examples: bacteriophage and plasmid.
बैक्टीरियोफेज एंड प्लाज्मा। बैक्टीरियोफेज एंड प्लाज्मिड क्या कर सकते हैं, वो किसी होस्ट सेल, यूजुअली बैक्टीरियल सेल के अंदर अपना डीएनए घुसा सकते हैं और अपने डीएनए को क्या कर सकते हैं, रेप्लिकेट करा सकते हैं। एंड देखिए डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो बैक्टीरिया के अपने क्रोमोसोमल डीएनए के कंट्रोल में नहीं होता, अगर उसके कंट्रोल में होता तो वो उसे होने ही नहीं देता। तो ये अपना डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बना देते हैं इनसाइड द होस्ट विदाउट यूजिंग द क्रोमोसोमल डीएनए। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो व्हाट आर क्लोनिंग वेक्टर्स, वेक्टर्स अलग चीज होता है और क्लोनिंग वेक्टर्स अलग चीज होता है, पर कुछ चीजें दोनों की तरह ऐड करते हैं। बैक्टीरियोफेज है और जो प्लाज्मिड है दोनों वेक्टर्स भी हैं और क्लोनिंग वेक्टर भी है। क्यों? क्लोनिंग वेक्टर का मतलब होता है कि वो अपने डीएनए की कॉपीज बना पा रहा है। ठीक है, वेक्टर का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ डीएनए। तो ये ट्रांसफर तो कर ही रहे हैं, वेक्टर तो ही, पर क्लोनिंग क्यों है? क्योंकि अपने की मल्टीपल कॉपी भी बना सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो तुमने पहले नहीं सुने होंगे वो क्वेश्चन पे आते हैं। तो what is the advantage of using bacteriophages as a cloning vector over plasmids? That's the thing. What is the advantage of What is the advantage of using bacteriophage as cloning vectors? Over plasmid. प्लाज्मिड भी वेक्टर है, क्लोनिंग वेक्टर, और बैक्टीरियोफेज भी। बट बैक्टीरियोफेज का क्या फायदा ओवर यूजिंग ओवर प्लाज्मिड? इसका आंसर है बैक्टीरियोफेज हैव अ हाई कॉपी नंबर। Bacteriophage have, आंसर लिखो, have a high copy number so they can replicate their DNA many times. They can replicate their DNA many times inside a single host cell. Inside a single host cell. Plasmids usually have a number of 15 to 100. Sorry. Plasmids have one or two. Plasmids usually have one or two copies. Copies per cell. तो प्लाज्मिड के अंदर प्लाज्मिड का डीएनए कितनी बार कॉपी होता है उस सेल में? एक या दो बार यूजुअली। और बैक्टीरियोफेज का नंबर ज्यादा होता है। बैक्टीरियोफेज ज्यादा क्लोनिंग वेक्टर की तरह यूज हो सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा डीएनए पर सेल बनाते हैं। समझ में आया ये क्वेश्चन? इट में इवन गो हायर ना, इनका नॉर्मली कितना होता है 15 to 100 एंड कैन इवन गो हायर। बैक्टीरियोफेज का कितना होता है 15 to 100 और प्लाज्मिड का कितना होता है 1 to 2। लिख लीजिए दोनों फैक्ट्स पॉइंट्स आंसर में। प्लाज्मिड हैव ओनली 1 to 2, यूजुअली 1 to 2 कॉपी नंबर, व्हाइल बैक्टीरियोफेज हैव 15 to 100। How are vectors engineered? Okay. How are vectors engineered to help easy linking of the foreign DNA? How are, question and answer, how are vectors engineered to help easy linking of foreign DNA? And selection of recombinant, अच्छा बस इतना ही लिख दो।
इजी लिंकिंग ऑफ फॉरेन डीएनए। इस क्वेश्चन का और पार्ट बना लो। What are selectable markers? Give example. What are selectable markers? Give example. ठीक है, तो जब हमारे को क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन वेक्टर्स का क्या फायदा है, तो हम बता रहे हैं ये वेक्टर्स का मतलब वेक्टर्स कैसे इंजीनियर करे जाते हैं, कैसे एडिट इन्हें यूजफुल बनाया जाता है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हाँ जी, हाँ हाँ।